Hello friends, welcome to part 2 of our series UPPSC PCS 2023 GS1 आंसर की एंड डिस्कशन। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया क्वेश्चंस 1 to 40 इन द सेक्शन डी ऑफ क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 40 से आगे के क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर्स और डिस्कशंस देखेंगे। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई एम अमनदीप सिंह, working as an assistant manager in a public sector bank, and I have qualified these examinations. I have worked in career launcher also as a faculty. So question 1 है, with reference to Pope Benedict XVI who died recently, which of the following statements are correct? He was a native of Germany. He was the first pope to resign in 600 years. Select the correct answer using the code given below. कोड A only 2, B neither 1 nor 2, C only 1, D both 1 and 2। हिंदी में देख लेते हैं ये क्वेश्चन। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? वह जर्मनी के मूल निवासी थे। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट A केवल 2, बी ना तो 1 ना ही 2, सी केवल 1, डी दोनों 1 एवं 2। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरा ए ओनली 2, मतलब कि ही वॉज द फर्स्ट पोप टू रिजाइन इन 600 ईयर्स। 600 वर्ष के में इस्तीफा देने वाले वो पहले पोप थे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऑबिचरीज मतलब जो डेथ वाला सेक्शन होता है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में किन की डेथ हुई है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन रहता है ओबिचरीज में। 31 दिसंबर 2022 को इनकी डेथ हुई थी, मतलब कि 4-5 महीना पुराना करंट अफेयर्स है ये। पोप थे वेटिकन सिटी के। 2005 से 2013 की ड्यूरेशन तक ये पोप थे और डेथ इनकी अभी हुई है 5-6 महीने पहले, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। मतलब मैं समझता हूँ कि ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। मॉडरेट भी कह सकते हैं, टफ भी कह सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि मान लीजिए ओबिचरीज में आपने ये तो पढ़ लिया 5 महीने पहले कि ये डेथ हुई है इनकी दिसंबर 2022 में और ये पोप थे। अब पोप का एग्जैक्ट ईयर पूछ ले तो वो भी थोड़ा मुश्किल है। जर्मनी के रहने वाले थे कि कहाँ के रहने वाले थे, ये कुछ स्ट्राइकिंग अगर फीचर है तो आपको याद रहेगा। नहीं तो एक पोप की डेथ हुई है 5-6 महीने पहले। इंडिया में हम लोग मोस्टली क्रिश्चियन पॉपुलेशन है भी नहीं, मतलब हिंदूज ही है मेजर पॉपुलेशन, तो हम लोग को पोप से इतना इंक्लिनेशन रहता भी नहीं है। अब वो पोप किस देश के थे ये थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड है, याद रखना, इतना इजी नहीं है। क्वेश्चन 42, टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वॉज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स कोर्ट? संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी मोहम्मद शाह। इसका आंसर है मोहम्मद शाह। ये लेटर मुगल्स में था, मतलब जो औरंगजेब तक 6 ग्रेट मुगल्स थे, बाबर ऑनवर्ड, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब 1707 तक था, मुझे लग रहा है 1707 या 1706 तक था इसका शासन। तो उसके बाद के जो मुगल्स थे वो उतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज नहीं थे, तो उनको लेटर मुगल्स कहते हैं। उन्हीं में से एक था मोहम्मद शाह। ये मुझे जितना याद आ रहा है 30 साल के लिए था शायद। टफ क्वेश्चन है ये ऑब्वियसली, मगर सारे टफ क्वेश्चन नहीं है। आप टफ क्वेश्चन को छोड़ भी दीजिए, अगर आपने इजी सारे कर रखे हैं सही, मॉडरेट कुछ आपने गड़बड़ कर दी है 2, 4, 5 क्वेश्चन, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए आराम से। क्वेश्चन 43, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, अमीनो एसिड, वाटर, फूड। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सीजन, ए, बी अमीनो एसिड, सी जल, डी भोजन। तो जाइलम वाटर लेके जाता है। बायोलॉजी का इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है। मतलब ये तो यार मतलब बहुत कॉमन, मतलब बहुत आपका बेसिक सा क्वेश्चन है कि पेड़ में जाइलम होता है, फ्लोएम्स होते हैं। जाइलम आपके मतलब ऐसे मैंने अपने पढ़ने के लिए बना भी रखा था कि यहाँ दिखा देता हूँ आपको। जाइलम है, फ्लोएम है। फ्लोएम फा से फूड, ये फूड कैरी करता है। जाइलम वाटर कैरी करता है। उसके बाद ये तो हो गया कि व्हाट थिंग दे आर कैरिंग, मतलब कैरिंग ऑब्जेक्ट
या कैरिंग थिंग। उसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्लोएम फूड कैरी करता है, तो कैरी कहाँ से करेगा, सोर्स से डेस्टिनेशन, जहाँ पे बन रहा है वहीं से शुरू होगा। तो फूड कौन बनाता है, लीव्स बनाती हैं, तो लीव्स से जाएगा रूट्स पे एंड अदर पार्ट्स पे। मतलब इसका सोर्स तो लीव्स ही रहेगा ना, लीव्स फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती हैं। और वाटर का सोर्स क्या रहेगा, वाटर मोस्टली हमारा रूट से एब्जॉर्ब होता है, रूट हेयर से एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, तो रूट से लीव्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपका बॉडी पार्ट नहीं, ये प्लांट की बात हो रही है। तो जाइलम वाटर कैरी करेगा, वाटर के सोर्स से डेस्टिनेशन पे, फ्लोएम फूड कैरी करेगा, फूड के सोर्स से डेस्टिनेशन पे। ये तो क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और एक थोड़ा इसमें और समझने वाला कि टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड, मतलब फ्लोएम फूड कैरी करता तो लिविंग सेल्स होते हैं फ्लोएम में, और यहाँ पे डेड सेल्स होते हैं। मतलब ये ठीक है, आना चाहिए आपको, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, इजी है काफ़ी। ठीक है, क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। टाइड कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 hours and 30 minutes। वेनेजुएला करंट इज अ कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है, ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ऑप्शन डी, इफ द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन अ स्ट्रेट लाइन देन दिस सिचुएशन इज नोन एज स्मॉल टाइड। तो यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। बेंगुल प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। ऑप्शन सी, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ऑप्शन डी, यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है ये टॉपिक। अब ट्रू बताना है। देखो, टाइड कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 hours and 30 minutes। अब मुझे ऐसा लगता है कि टाइड का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, मुझे जितना याद है, हो सकता है हो ये ड्यूरेशन गलत हो, लेकिन मुझे जितना याद है कि टाइड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब मून के ग्रेविटेशन पुल प्राइमरी फैक्टर, सन का ग्रेविटेशनल पुल सेकेंडरी फैक्टर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब जो अर्थ रोटेट कर रही है उसकी वजह से जनरेट होने वाला सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका भी रोल है। तो मुझे जितना याद है कि अब मून का ग्रेविटेशनल पुल फर्स्ट वेक्टर है, तो मून का ग्रेविटेशनल पुल भी कोई कांस्टेंट नहीं है। पूर्णिमा फुल मून वाले दिन बहुत ज़्यादा होगा, अमावस नो मून वाले दिन बहुत कम होगा, बीच में भी वेरी करता रहेगा, रात में ज़्यादा होगा, ऐसे इसमें कई फैक्टर हैं। तो मुझे लगता है कि टाइड का एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं होता, इतना मुझे याद है। वेनेजुएला करंट इज अ कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन, ये गलत इसलिए क्योंकि ये कोल्ड करंट है बट अटलांटिक ओशियन का है। ये आपको याद होना चाहिए, मतलब कौन सा करंट कहाँ पे है और गर्म है कि ठंडा है। मतलब ओशियन और कोल्ड या हॉट, ये दो पैरामीटर किसी भी करंट के आपको पता होने चाहिए। ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ये यार मतलब आंसर तो यही है, मैंने नेट पे देखा, बट ये एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद है, हो सकता है होगा, मैंने मेरे दिमाग से स्किप हो गया, बट आंसर यही है बहरहाल। और डी है, इफ द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन अ स्ट्रेट लाइन देन दिस सिचुएशन इज ऑफ स्मॉल टाइड। यार स्मॉल टाइड का पता नहीं, मुझे जितना याद है 2 टाइप के टाइड रहते हैं, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। तो इसमें क्या रहता है, ये तो सन हो गया, ये हो गया अर्थ, आप मान लीजिए। और अगर मून या तो देखिए इधर होगा या इधर होगा, ऐसे मतलब कहीं भी हो सकता है, इधर ऐसा नहीं है, इधर कहीं भी ऐसे हो सकता है, लेकिन मैं मान रहा हूँ अगर सन, अर्थ एंड मून एक लाइन में है। अब एक लाइन में मून की 2 पॉसिबिलिटी, मून ये हो सकता है या मून ये हो सकता है, तो इसको कहते हैं हम स्प्रिंग टाइड। मतलब स्प्रिंग टाइड का कॉन्सेप्ट है कि सन, अर्थ एंड मून एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो स्ट्रेट लाइन के लिए मून की 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, विच विल गिव राइज टू द पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ द सन, अर्थ एंड मून, कि मतलब सन, मून, अर्थ या सन, अर्थ, मून, ये पैटर्न है और स्ट्रेट लाइन में।
और स्प्रिंग टाइड, और दूसरा जो है नीप टाइड, उसमें क्या रहता है कि सन अर्थ और मून परपेंडिकुलर है। जैसे सन अर्थ, फिर मून या तो इधर हो, चलो इसको मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। सन अर्थ मून या तो ये हो या तो ये हो, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इस केस में भी 90 डिग्री ये एंगल है, और यहाँ भी, तो ये होता है आपका नीप टाइड। तो ये भी गलत है, ऑप्शन डी आपका। आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 45, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इन 2022? 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? 10th, 9th, 11th, 12th। अब यार देखो, इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूँ, आयोग क्या मानेगा। मुझे तो एक ये भी पॉसिबिलिटी लग रही कि आयोग इस क्वेश्चन को कैंसिल करे, क्योंकि रैंकिंग, करंट अफेयर्स के रैंकिंग सेक्शन का है ये क्वेश्चन। अब 8th रैंक है इंडिया की CCPI के अकॉर्डिंग, अब 8th ऑप्शन में है नहीं, तो मुझे नहीं पता ये क्या मानते हैं या क्या करते हैं। या तो इस क्वेश्चन को कैंसिल करेंगे, 149 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 से मतलब आपका मेरिट काउंट होगी, या सबको इसके नंबर देंगे, बट मुझे डाउट है इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन 46, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में डिजीजेस हैं, लिस्ट 2 में फैक्टर्स हैं। ए पेप्टिक अल्सर, बी डेंगू, सी एलिफेंट फुट, डी मलेरिया। फैक्टर्स क्या हैं? 1 वायरस, बी प्रोटोजोआ, सी वॉर्म, 3 वॉर्म और डी 4, ये 4 बैक्टीरिया। हिंदी में देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 व्याधि, सूची 2 कारक। ए पेप्टिक व्रण, बी डेंगू, सी फीलपाव, डी मलेरिया। कारक में 1 विषाणु, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा कृमि और चौथा विषाणु। अब देखो, ये बायोलॉजी के डिजीज का इजी क्वेश्चन है। इजी क्यों है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज किस फैक्टर से हो रहा है ये आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है, बट ये मैच द कॉलम है। इसमें आपको अगर मलेरिया किससे हो रहा है, जो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है PCS के पर्सपेक्टिव से, और इस एक नॉलेज से ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कहीं बार आया होगा कि मलेरिया किस फैक्टर से होता है, तो आपका अगर इसी से सॉल्व हो जा रहा है तो डेफिनेटली एक इजी क्वेश्चन है। तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से और डेंगू होता है वायरस से। मुझे तो ये 2 इसमें श्योर थे, बट हालांकि इससे हो इसी से जाएगा, सिर्फ मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, इसी नॉलेज से हो जाएगा। तो डी का जैसे ही आपने 2 करा, तो डी का 2 है, तो ये वाला ऑप्शन हट गया, सेकंड वाला है अभी, थर्ड हट गया, फोर्थ हट गया, तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन 47, विच ऑफिसर वॉज नोन एज भाग दुआ ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दू कौन अधिकारी था? ए राजस्व कर जमा करने वाला, बी समाचार पहुंचाने वाला दूत, सी जंगलों का प्रधान अधिकारी, डी जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी। ए रिवेन्यू कलेक्टर, बी मैसेंजर, सी चीफ ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट, डी चीफ ऑफिसर ऑफ द गैमलिंग डिपार्टमेंट। अब देखो, मुझे जितना याद था कि भागा जो रहता था एंशिएंट टाइम में, वो किंग की लैंड को भागा कहते थे। तो भागा दूगा किंग की लैंड से या लैंड से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। रिवेन्यू कलेक्टर, मैसेंजर तो नहीं होगा, चीफ ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट शायद हो सकता हो, चीफ ऑफिसर ऑफ द गैमलिंग डिपार्टमेंट ये भी मुझे नहीं लग रहा है, भागा अगर किंग्स की लैंड को कहते हैं उस कनेक्शन से। तो यहाँ पे वैसे मैं भी यही मानता, रिवेन्यू कलेक्टर, और यही आंसर है भी। क्वेश्चन 8, अब ये एंशिएंट हिस्ट्री का 47 वाला, मतलब मीडियम या टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, मीडियम ही कह सकते हैं, भागा भागा पता होना चाहिए आपको वैसे भी। क्वेश्चन 48 बायोलॉजी केमिस्ट्री का है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम।
तो ये नाइट्रोजन है। मैं इसको करता तो कैसे करता कि मतलब नाइट्रोजन हमारा प्रोटीन भी अगर होता है जो कि नेचुरल मतलब हमारा है, नेचुरल न्यूट्रिशन में आता है, तो उसमें भी नाइट्रोजन एक कंपलसरी पार्ट होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अगर ऑप्शन में होते तो मुझे कन्फ्यूज़न होता, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ये कार्बोहाइड्रेट में भी हैं और बाकी फैट में भी होते ही होंगे, तो कार्बन हाइड्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। बट अमंग द गिवन ऑप्शन फॉस्फोरस मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, मैग्नीशियम नहीं लगता, पोटेशियम नहीं लगता कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन का भी मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, अमीनो एसिड्स में भी रहता है, अमीनो एसिड वैसे प्रोटीन ही है, तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन मारता हूँ, नाइट्रोजन ही है आंसर। क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज द लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? ए जलियांवाला बाग मैसाकर, बी मोपला रिवॉल्ट, सी खिलाफत मूवमेंट, डी होम रूल मूवमेंट। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन। अब देखो, जलियांवाला बाग मैसाकर आपका हुआ था 1919 में, मतलब ये अगर आपको याद हो, गांधी जी इंडिया आए 13 या 14 में आए थे, 1913 या 14 में मुझे लग रहा है, या 15 में आए थे क्या, मतलब ऐसा कुछ था कि जिस साल चले थे साउथ अफ्रीका से इंडिया के लिए उसके अगले साल पहुंचे थे। अगर 13 में चले थे तो इंडिया 14 में आए थे, और 14 में चले थे तो 15 में आए थे, ये दोनों में से कुछ एक तो है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। उसके बाद इन्होंने आके चंपाग्रह सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा के कर रखा। अब इन्होंने जलियांवाला बाग मैसाकर कब हुआ था? गांधी जी ने ऑल इंडिया CDM अनाउंस करा, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हम धीरे धीरे करेंगे, और पंजाब में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। वहाँ पे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के अरेस्ट के लिए जलियांवाला जो बाग था वहाँ पे लोग असेंबल हुए थे, ये सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के अरेस्ट का प्रोटेस्ट करने के लिए, और वहाँ पे मतलब ब्रिटिश आर्मी ने वहाँ पे उनको पूरा सीज करके गेट बंद करके गोलियां चला दी थी, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, 1000 के अराउंड दिया हुआ है ऑफिशियल आंकड़ा। तो ये हुआ था 1919 में। इसके विरोध में गांधी जी ने अपना अवार्ड और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना गीतांजलि दोनों सरेंडर कर दिए थे, वापस कर दिए थे। होम रूल मूवमेंट ये आपका 1917 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू करा था। तिलक मेरे समझ से पहले शुरू करे थे 2-3 महीना, मतलब मे बी अप्रैल 2017 था मुझे लग रहा है, और जुलाई अगस्त में या सितंबर में एनी बेसेंट ने शुरू करा था। होम रूल मूवमेंट में क्या था कि कॉलोनियाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही बट सेल्फ रूल करेंगी, जो कि वाइट कॉलोनीज में होता था ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो मतलब कॉलोनीज़ को काफ़ी पावर दे दिए जाते थे। खिलाफत मूवमेंट जलियांवाला बाग के बाद आया था। इसमें आपका खलीफा जो थे अरब में, टर्की में थे शायद मुझे लग रहा है, हाँ, उनके मतलब वर्ल्ड वॉर हारने के बाद ब्रिटेन ने उनके काफ़ी सारे पावर छीन लिए, काफ़ी कॉलोनीज छीन ली थी, तो उसको खलीफा बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी थे अरब्स के बीच में, तो उनके पावर कुछ हद तक रिस्टोर कर दिए जाएँ, इसके लिए इंडिया के मुस्लिम्स ये खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे। बाद में गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ कंबाइन कर दिया था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी और कंबाइंड प्रेशर पड़ पाए। मोपला ये 1922 में हुआ था, साउथ इंडिया में था, तो ये आपका आंसर यहाँ पे बी है, मोपला। क्वेश्चन 50, विद रेफरेंस टू मिनरल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? 1. Lithium's inferred sources have been found in Resai district of Jammu and Kashmir. 2. India is import dependent for many minerals like lithium, nickel, cobalt. Select the correct answer using the code given below. A only 2, B only 1, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. खनिज संपदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिलों में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए केवल 2, बी केवल 1, सी दोनों 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। तो देखो ये करंट अफेयर्स का इजी से मॉडरेट क्वेश्चन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इजी से मॉडरेट? इजी इसका पॉइंट 1 तो बहुत इजी है, ये तो मतलब बहुत न्यूज़ में था और ये तो पता होना ही चाहिए, तो मेंस में भी आपके काम आ सकता है।
और ये तो जो ISPCS की तैयारी नहीं भी कर रहा है, अखबार भी पढ़ा, उसे भी उतना सुनने में आता है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के रिसोर्सेज मिले हैं। कई आम आदमियों को भी, जिनका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई संबंध नहीं है, उनको भी ये पॉइंट 1 तो पता होगा। अब इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर मैनी मिनरल्स लाइक लिथियम, निकल एंड कोबाल्ट, ये थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं, अदरवाइज ये भी वैसे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी ये मैं एकदम ईजी तो नहीं कहूँगा। तो बहरहाल इसका आंसर है बोथ 1 और 2। इंडिया में लिथियम रिजर्व भी मिले हैं जम्मू कश्मीर के रियासी में, और इम्पोर्ट डिपेंडेंट भी है इंडिया लिथियम निकल एंड कोबाल्ट के लिए। क्वेश्चन 51 एनवायरनमेंट का इजी क्वेश्चन है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन इन सच अ वे दैट इफ देयर इज मिनिमम डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देन व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट वुड इट बी कॉल्ड। मतलब यहाँ तक आप मान लो इन्वर्टेड कॉमा में, ये तो डेफिनेशन दी है, मान लीजिए कि नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन इन सच अ वे दैट इफ देयर इज मिनिमम डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? ए ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सी सोशल डेवलपमेंट, डी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो ये किस प्रकार का विकास कहलाएगा? जैविक विकास, सतत विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास। देखो ये इजी क्वेश्चन है काफ़ी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुझे लग रहा है जब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 1 से, तो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एकदम, ये डेफिनेशन भी आपको मिल जाती है बहुत जगह, और आपको ना भी पता हो, आपको इंग्लिश से भी अगर आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आपको बेसिक टर्म्स पता हो। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट क्या होता है? जहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, जैविक कृषि कर रहे हैं, कि गोबर यूज़ करा हमने खाद में, या कोई भी केमिकल ऐसे हमने यूज़ नहीं किया। पत्ती जो सड़ गई हैं उसका जो बन रहा है मैन्योर, वो यूज़ कर रहे हैं, ये तो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हो गया। सोशल डेवलपमेंट क्या? सामाजिक विकास, की समाज हमारा डेवलप कर रहा है, औरतों की स्थिति सुधर रही है, बच्चों को पोषण अच्छा मिल रहा है, ये तो सोशल डेवलपमेंट हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास, मतलब हमारी GDP बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो ये तीनों तो है नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सस्टेन कर पाए, आप आज जो डेवलपमेंट कर रहे हैं या आज जो रिसोर्स कंजम्पशन कर रहे हैं, सस्टेन करें आगे भी 20 साल 100 साल बाद भी। ऐसा ना हो कि आपने इसको अनसस्टेनेबल मॉडल कर दिए, कोलैप्स हो गया, जी आपके पूरे रिसोर्सेज खत्म हो गए। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन 52, द रेजिग्नेशन लेटर बाय अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को। पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट से है, लक्ष्मीकांत में भी आपको मिल जाएगा आराम से। तो रेजिग्नेशन लेटर सुप्रीम कोर्ट का जज हमेशा प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। अपॉइंट कैसे होते हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट के? वैसे ये तो हो गया रेजिग्नेशन वाला। रिमूव कैसे होते हैं और अपॉइंट कैसे होते हैं आप कमेंट में बताइएगा। मैं अपॉइंटमेंट का चलिए आपको हिंट देता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, तो मतलब इसके अपॉइंटमेंट का बहुत कॉन्ट्राडिक्शन रहा है। ये NJAC 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये सब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है, और इसमें मतलब एग्जीक्यूटिव्स हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें, और जुडिशरी में कंपटीशन रहता है, विरोध रहता है कि हम अपॉइंटमेंट करेंगे, हम अपॉइंटमेंट करेंगे। बाकी डिटेल आप बताइएगा मुझे कमेंट में। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, इल्तुतमिश रजिया के पिता, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी। अब देखो मुझे ऐसा लगता है जिसने भी थोड़ा बहुत मेडिवल हिस्ट्री तैयार करी है, जैसे ये मॉडरेट से टफी क्वेश्चन है, उसको ऑप्शन ए और बी तो समझ में आ जाएगा। गुलबदन बेगम डॉटर ऑफ बाबर आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, हुमायूं नामा। मतलब बाबर का बेटा था हुमायूं और बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम,
तो गुलबदन बेगम ने अपने भाई के ऊपर बुक लिखी थी हुमायूं नामा। तो ये आपको पता होगा उस हिसाब। ऑप्शन ए, अगर आप एक ठीक ठाक एस्पिरेंट हैं। इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया, ये तो सबसे इजी ऑप्शन है भाई। जो ये 1206 में गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई, इसका ऑर्डर ये था QIR, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में शुरू करी। वो मर गया 1210 में। फिर इल्तुतमिश उसका बेटा था कि ये इसका शायद दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 थी क्या, मुझे लग रहा है। और ये पहली मुस्लिम फीमेल एम्परर थी इंडिया की। पहली मुस्लिम फीमेल एम्परर के पहली फीमेल एम्परर ही थी इंडिया की। तो रजिया के फादर इल्तुतमिश थे, ये तो पता होना चाहिए था आपको। अब हमीदा बानो बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी और शाह तुर्कन वाइफ ऑफ इल्तुतमिश, ये थोड़े से टफ थे। तो बहरहाल इसमें आपका आंसर है सी, नॉट करेक्ट में, मतलब ये नॉट करेक्ट बताना है ना, रॉन्ग क्या है। तो रॉन्ग है आपका हमीदा बानो बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और करेक्ट है शाह तुर्कन वाइफ ऑफ इल्तुतमिश। तो ऑप्शन सी है आंसर, रॉन्ग वन। क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि क्या होगा, मतलब मुझे एक बार को तो ये भी लगा था इस क्वेश्चन में कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट आंसर होना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैंने जब बाद में रिसर्च करा तो मुझे ये समझ में आया कि गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ये इसमें आंसर है। मतलब मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है वैसे ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। ए, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। बी, पर्यावरण का संरक्षण। सी, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं। डी, समान नागरिक संहिता। अब देखो क्या है इसमें कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो अगर आपको पता भी होगा कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंक्लूड करा गया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम 1976 में। फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऐड किया था। गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ये एक्चुअली मुझे लगता है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 2002 में था क्या ये, उसके तहत राइट टू एजुकेशन आया फंडामेंटल राइट में। तो DPSP में जो हमारा दिया हुआ था कि गार्जियंस एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसका कंटेक्स्ट चेंज करके कर दिया गया कि गार्जियंस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें 6 साल से छोटे बच्चों को। तो बहरहाल ये है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आपको पता आर्टिकल 50 में है क्या, नहीं 44 है मुझे लगा, हाँ 44 है। 50 में तो वो है शायद सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी। तो ये था कि एग्जीक्यूटिव पावर होती थी, जुडिशियल पावर होती थी। कई एग्जीक्यूटिव्स के बाद DM जैसे रहता था मजिस्ट्रेट, उसके बाद कुछ एज ए जुडिशियल पावर भी हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए कई बार से डिमांड होती थी। नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, सॉरी, ये तो वो है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूशन एंड जुडिशियल। यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि सबके लिए एक ही कोड होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम या कास्ट से हट के, ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 55, विद रेफरेंस टू द स्कीम वाइज एलोकेशन इन 2023-24 यूनियन बजट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। Compared to the previous year, highest percentage of decline has been recorded in the allocation of MG Narega. Compared to the previous year, highest percentage of growth has been recorded in the allocation for Jal Jeevan Mission. Select the correct answer using the code given below. A, neither 1 nor 2. B, only 1. C, both 1 and 2. D, only 2. संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ना तो एक ना ही दो, बी केवल एक, सी दोनों एक और दो, डी केवल दो। इसका आंसर है बी ओनली वन। ये बजट का मतलब इकोनॉमिक्स का है, करंट अफेयर का। और इसको हम मॉडरेट से टफ क्वेश्चन समझेंगे। ये बजट से है। बजट से इस बार 5-6 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। क्वेश्चन 56 अब हमारा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्टिमल पॉपुलेशन थ्योरी, B social mile adjustment theory, C demographic transition theory, population food supply relationship theory. List 2 propounders of theories. 1 Thomson, 2 Malthus, 3 Edwin Cannon, 4 Henry George. यहाँ पे मैच द कॉलम हमें करना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। पॉपुलेशन थ्योरी है और उसके प्रोपाउंडर कौन है, ये मैच करना है। हिंदी में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जनसंख्या के सिद्धांत, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत। सूची 2 सिद्धांतों के प्रतिपादक, थॉमसन 1, 2 माल्थुस, 3 एडविन कैनन, 4 हेनरी जॉर्ज। तो देखिए जिसका तो जैसे ये ज्योग्राफी, ये मैं यही बता दूं आपको, ये ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसे मॉडरेट से टफ कहना चाहिए। जिसका तो ऑप्शनल ज्योग्राफी है उसके लिए तो फिर भी इसको करना आसान है। अब इस साल से तो ऑप्शनल हट भी गया है पीसीएस से, लेकिन जिसने भी पहले ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल पढ़ा है आईएएस के लिए या पीसीएस के लिए, जिसने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसको तो ये पता होगा। बट जो जीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं आईएएस पीसीएस के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जीएस, नॉट फॉर देयर ऑप्शनल, और जिसने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है तो उसके लिए इस क्वेश्चन को करना टफ है भाई। मतलब पॉपुलेशन ज्योग्राफी टॉपिक के अंडर तो आता है ये डिटेल्ड में, लेकिन पॉपुलेशन ज्योग्राफी तो ऑप्शनल वाले ही पढ़ते हैं खाली, या जिसने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। जीएस के लिए तो पढ़ते नहीं है लोग। तो बहरहाल इसको आप नेट पे सर्च करेंगे तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी आप अगर डालेंगे तो आपको दिख जाएगा, एडविन कैनन ने ये दी थी, और उसी से आंसर आपका आ जाता है बी। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो ये टफ क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन 57 ये ज्योग्राफी का, इंडियन फिजिकल का मॉडरेट से टफ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी रिवर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सम्मिलित नहीं है। ए मंजरी गोदावरी, बी हेमावती कावेरी, सी प्राणहिता महानदी, डी मालप्रभा कृष्णा। मतलब ये इसलिए मैं मॉडरेट से टफ में रख रहा हूँ क्योंकि देखो एक तो ये मतलब गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र ये तो थोड़े कॉमन और थोड़े फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रिवर्स हैं पीसीएस में, और इनकी एक एक की आपको ट्रिब्यूटरीज याद होना। ये वैसे तो हैं सारी मतलब पेनिनसुलर रिवर्स, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, बट इनके एक एक ट्रिब्यूटरीज याद होना थोड़ा टफ तो है। और फिर कंफ्यूजन भी है भाई, प्राणहिता भी ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं होगा, प्राणहिता गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, अब वो महानदी की नहीं है, तो आंसर तो इसका सी है। लेकिन आपको प्राणहिता एग्जैक्टली इतना याद आ जाएगा कि हाँ प्राणहिता मैंने पढ़ा है ट्रिब्यूटरी में, और पेनिनसुलर रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, लेकिन अब वो गोदावरी की है कि महानदी की, अगर इतना याद है इट्स वेरी गुड, बट ये थोड़ा टफ था। तो बहरहाल इसका आंसर सी है। क्वेश्चन 58 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। ये आपका यूपी स्टेट का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 1 फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 12.8% ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया हैव नो फॉरेस्ट लैंड। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कोड ऑप्शन ए नीदर 1 nor 2, ऑप्शन बी बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी ओनली 2, ऑप्शन डी ओनली 1। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। 2 जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट
ए ना तो एक ना ही दो, बी दोनों एक एवं दो, सी केवल दो, डी केवल एक। अब देखो, मैं जब यूपीएससी का पेपर देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आया था कि डेटा अगर यूपीएससी के ऑप्शंस में है, मतलब खासकर पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस में तो मैंने ऑब्जर्व किया ही था, उससे पुराना तो मैंने ज़्यादा गौर किया भी नहीं था। तो डेटा अगर एग्जैक्टली दिया है कि 12.5% ये है, 37.6% वहाँ की लिटरेसी रेट है, तो एग्जैक्ट डेटा रॉन्ग होता है। पीसीएस में मैं नहीं श्योर हूँ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि नहीं। और बी ऑप्शन अगर हम देखें, द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया हैव नो फॉरेस्ट लैंड, तो नो फॉरेस्ट लैंड तो मैं यूपीएससी के भी क्वेश्चंस में देखो और इन जनरल भी आप देखिए बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। भाई कोई भी फॉरेस्ट लैंड ना हो किसी डिस्ट्रिक्ट में या 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जनरली सही नहीं होगा कि जैसे नो एससी पॉपुलेशन, नो फीमेल इज डूइंग जॉब, मतलब ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, इनका सच होना मुश्किल रहता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये तो रॉन्ग है ही है, मतलब ऑप्शन 2 तो करेक्ट नहीं है, और डेटा रॉन्ग है ये मैं मान के चला, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ निकल रहा है। यूपीएससी की तरह मान के चलो डेटा अगर मान लो यहाँ पे रॉन्ग है, तो वैसे इसका आंसर है भी यही, ए नीदर 1 नॉर 2। फॉरेस्ट कवर यूपी का 9.23% है और फॉरेस्ट एरिया टोटल 6.98% है। ये मैंने नेट से बाद में देखा था, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते ही मुझे डेटा पता था। ये डेटा तो मैं बाद में अपना आंसर्स निकालने के लिए जब देख रहा था तब देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से, सॉइल, और इसको हम कह सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन है। अब मॉडरेट में क्यों कह रहा हूं कि मतलब जो इसमें फैक्ट दिया है वैसे तो ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन, और जो इसमें फैक्ट दिया है वो थोड़े से मतलब बहुत ऐसा नहीं, बहुत बेसिक नॉलेज है, थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। तो which of the following statements is correct about laterite soil? The soil is developed in areas with high temperature and heavy rainfall. Option 2 है second statement, it is poor in iron oxide and aluminium. Select the correct answer using the code given below. Code A only 2, B neither 1 nor 2, C both 1 and 2, D only 1. निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लो ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2, बी ना तो 1 ना ही 2, सी दोनों 1 तथा 2, डी केवल 1। इसका आंसर है ओनली 1। ये मतलब ऐसे याद होना भी चाहिए। वैसे लेटरॉइड सॉइल लेटर टर्म से आया था जिसका मतलब ब्रिक होता है, तो ये ब्रिक की तरह हार्ड होता है गर्मी में और बटर की तरह सॉफ्ट होता है ठंडी में, यहाँ मतलब मानसून में। एक्चुअली मानसून में सॉफ्ट होता होगा बटर की तरह और गर्मी में ब्रिक की तरह हार्ड हो जाता है, और ये डेवलप होता है हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल अल्टरनेट, मतलब कभी हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल हुआ फिर सब नॉर्मल हो गया फिर हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल, तो इसमें ये डेवलप होता है। और इट इज़ पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, ये पुअर होता है आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम में। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये रिच होता है आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, क्वेश्चन 60 एशियन हिस्ट्री का भी बोल सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। भाई आर्ट एंड कल्चर वैसे तो एंशिएंट हिस्ट्री की एक सब टॉपिक आप मान सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम में जो आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुआ और इसी तरह से मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे जो आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुआ। तो आर्ट एंड कल्चर हम मोस्टली पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल हिस्ट्री के टाइम का आर्ट एंड कल्चर, तो तुम दोनों में रख सकते हो इसको। ये तो अपनी अपनी अप्रोच है, टफ क्वेश्चन है ये। चारक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस? चारक संहिता में कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? ऑप्शन ए 80 अध्याय और 7 खंड, ऑप्शन बी 60 अध्याय और 8 खंड, ऑप्शन सी 120 अध्याय और 8 खंड, ऑप्शन डी 100 अध्याय और 5 खंड। ऑप्शन ए 80 चैप्टर्स एंड 7 सेक्शंस, ऑप्शन बी 60 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शंस, ऑप्शन सी 120 चैप्टर एंड 8 सेक्शंस, ऑप्शन डी 100 चैप्टर एंड 5 सेक्शंस। तो बहरहाल इसका आंसर है ये 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शंस। ये मैंने गूगल करा था तो मुझे तुरंत आ गया। भाई इसमें कई आंसर ऐसे हैं 50-60 जो आपको गूगल करते ही तुरंत मिल जाएंगे
कि भाई कौन वहाँ का प्रेसिडेंट बना न्यूजीलैंड का, ये वाला करंट कहाँ मिलता है ओशियन करंट, या कितने % हमारा ये ग्रोथ हुआ है, फॉरेस्ट लैंड कितना है, ये सब कुछ क्वेश्चन थोड़े एनालिटिकल हैं। उसके बाद है हमारा इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023 अबाउट सर्विसेज विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट में आप नॉट को हाईलाइट कर दिया करिए, वहाँ पे पेन से चाहे गोला कर दिया करिए कि आपको ऑप्शन मार्क करते समय याद रहे कि आपको नॉट करेक्ट बताना है, आप गलती से करेक्ट वाला ना बता दें। फैशन, ग्रोसरी एंड जनरल मर्चेंडाइज विल बी कैप्चर्ड नियरली 2/3 ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट बाय 2030। देखो अभी इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है। फैशन, ग्रोसरी एंड जनरल मर्चेंडाइज विल कैप्चर होना चाहिए मेरी समझ से, विल बी कैप्चर्ड तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है सही। ऑप्शन बी 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अनाउंस्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑप्शन सी क्रेडिट ग्रोथ टू द सर्विसेज इज अबव 16% सिंस जुलाई 2022। हिंदी में देख लेते सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्सों में अपना स्थान रखेंगे। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है। जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है। PMI सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया। देखो अब इसमें क्या है भाई, ये टफ क्वेश्चन है डेफिनेटली। मतलब एक दो पॉइंट तो ये जैसे है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अनाउंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, भाई ये तो एक जेनरिक सा स्टेटमेंट है। जेनरिक नहीं मतलब ये तो बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड नहीं है, ये तो आदमी को याद रहता है। मतलब ये मुझे याद था वहाँ पे कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट आपको, मतलब जब मैं ये देख रहा था पेपर तो मुझे ये दिमाग में था उस टाइम। और इसके अलावा फैशन, ग्रोसरी एंड जनरल मर्चेंडाइज विल बी कैप्चर्ड नियरली 2/3 ऑफ द इंडियन कॉमर्स ई मार्केट बाय 2030। मतलब ये मुझे लगा कि हो सकता है सही भाई, काफ़ी ये फैशन, ग्रोसरी तो चलो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है कंजम्पशन में, लेकिन फैशन और जनरल मर्चेंडाइज का कंजम्पशन मुझे लगता है बहुत बढ़ गया है इंडियन मार्केट में स्पेशली। तो ये काफ़ी मार्केट मतलब आधे से ज़्यादा तो कवर कर लेंगे मेरे अंदाजे से। अब 2/3 एग्जैक्ट करेंगे या 69% करेंगे या 60% करेंगे, ये एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, बट मुझे लगा चलो ये ठीक है। बहरहाल इसका नॉट करेक्ट ये वाला है। PMI सर्विसेज विटनेस्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन सिंस जुलाई 2022। अब ये टफ क्वेश्चन है डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन है हमारा एनवायरनमेंट का, इजी क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A एंड अदर एज रीजन R। असर्शन A, population control is necessary to maintain the environment of the country. Reason R, due to the rapid increase in population, the environmental balance is maintained. Select the correct answer using the code given below. Code A, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. B, A is false, but R is true. C, both A and R are true and R is correct explanation of A. D, A is true, but R is false. हिंदी में देख लेते हैं। नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन A और दूसरे का कारण R कहा गया है। अभिकथन A, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण R, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट A और R दोनों सत्य है किंतु R A का सही व्याख्या नहीं करता। B, A गलत है किंतु R सत्य है। C, A और R दोनों सत्य है और R A का सही व्याख्या करता है। D, A सत्य है किंतु R गलत है। देखो ये इजी क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि एनवायरनमेंट डिग्रेड क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन का क्या क्या जगह इम्पैक्ट होता है। अब जैसे पॉपुलेशन को आपको पता हो कि पॉवर्टी से भी जोड़ सकते हो, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, इकोनॉमिक जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, तो आपका पॉवर्टी बढ़ेगा। मान लिया अब आपकी आबादी डबल हो गई है किसी भी एरिया की और जॉब ग्रोथ नहीं बढ़ी है वहाँ पे, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आई है, वो क्या करेगी? पॉवर्टी होगी, बढ़ेगी, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, क्राइम बढ़ेगा, फिर वुमेन की कंडीशन डिग्रेड हो सकती है। भाई घर में आदमी क्राइम करेगा, मतलब बाहर क्राइम करेगा, पॉवर्टी में है, तो हो सकता है कि वुमेन को हरास करे, उनको मारे। मतलब ये आप लोग अपने दिमाग से सोच सकते हैं, सामाजिक मुद्दे हैं ये। तो यहाँ देखते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। भाई ये ऐसा क्यों इन्होंने कहा?
जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो सबसे पहले आदमी एग्रीकल्चरल लैंड को, मतलब एग्रीकल्चर में लैंड को कवर करता है, पेड़ पौधे काटता है, अपना सेटलमेंट बनाता है, मतलब घर बनाने के लिए उसने पेड़ पौधे काट दिए। जहाँ रहेगा वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होगा, लोग जानवरों का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, खेत बनेंगे, मतलब फीड भी तो करना है पॉपुलेशन को। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में फ्लोरा एंड फौना दोनों तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं। फिर अब उतने लोग आएंगे तो फ्रिज चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, ऑटोमोबाइल चलाएंगे, तो पोल्यूशन एमिट होगा। तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन की कारण से मतलब सॉरी पहला था पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, ये तो है जरूरी। आर ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन, ये तो गलत है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से ही एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। भाई और भी रीजन है लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 63 करंट अफेयर्स का मॉडरेट क्वेश्चन है। With reference to the Deakin University, which of the following statement is are correct? It will be the first foreign university to enter India as an independent campus. It is being set up in Maharashtra. Select the correct answer using the code given below. Code A option only 1, B option only 2, C option both 1 and 2, D option neither 1 nor 2. हिंदी में देख लेते हैं। डेकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ये एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 एवं 2, डी ना तो 1 ना ही 2। अब देखो मैंने मॉडरेट क्यों कहा, इसका पॉइंट ए, इट विल बी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू एंटर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंपस। ये तो याद होना चाहिए यार, ये तो मतलब चलो करंट अफेयर्स में पढ़ा है, बहुत फैक्चुअल नहीं है भाई। डेक्कन विश्वविद्यालय भारत में पहला प्रवेश करने वाला विदेशी विश्वविद्यालय है स्वतंत्र परिसर के माध्यम से। ये तो मतलब चलो आदमी के दिमाग में रहना चाहिए। इट इज़ बीइंग सेट अप इन महाराष्ट्र। अब स्टेट यार एक बार को आदमी भूल सकता है भाई, कोई पहला यूनिवर्सिटी है स्वतंत्र माध्यम से तो पहला तो आदमी को याद हो जाता है। अब 8वां होता 9वां होता तो एक बार कन्फ्यूजन होता कि भाई 8वां था कि 9वां था। पहला तो मतलब फर्स्ट है, इनॉग्रेशन वहाँ से हो रहा है। अब स्टेट इंडिया में 28-30 हैं, तो महाराष्ट्र में हो रहा है कि गुजरात में हो रहा है, आपको याद है तो अच्छी चीज़ है, बट ये उतना ईजी नहीं है, मतलब थोड़ा ये मॉडरेट ऑप्शन था। तो बहरहाल इसका आंसर ए है, ये गुजरात में सेटअप हो रहा है ना कि महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 64 ये पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। 12 शेड्यूल आपको याद होने ही चाहिए भाई अगर आप IAS-PCS का पेपर दे रहे हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स schedule subjects is not correctly matched? A. Third schedule forms of oath or affirmation. B. Ninth schedule allocation of seats in Council of States. C. Eighth schedule language. D. 10th schedule provision as disqualification on ground of defection. हिंदी में क्या है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सम्मिलित नहीं है? ए. तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। बी. 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। सी. 8वीं अनुसूची भाषाएं। डी. 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। इसका आंसर है बी. 9th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। एक्चुअली ये एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा 4th शेड्यूल है। मतलब ये मैं एडवाइस दूंगा जो भी ये पेपर देख रहा है, चाहे उसे अगले साल PCS में अटेम्प्ट करना है, अपीयर होना है, और चाहे उसे IAS, EPFO और किसी स्टेट सर्विसेज का पेपर देना है, या इवन SSC CGL भी देना है, तो आपको शेड्यूल याद हो। 8 शेड्यूल थे ओरिजिनली, फिर 12 बन गए, अभी 22 पार्ट ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 65 मिसलिनियस में स्कीम टॉपिक से है ये। इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम्ड एज PM पोषण स्कीम? 2021 का है। मध्याह्न भोजन आयोजन को PM पोषण आयोजन में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? इसका आंसर 2021 है। मैंने गूगल किया था, लेकिन भाई PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स कब आई, कब वो रीनेम हुई, ये सब याद हो। जैसे मनरेगा कब आया,
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब आया है, सब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको याद होना चाहिए। भाई पीसीएस फैक्चुअल तो है ही काफ़ी, अभी धीरे धीरे एनालिटिकल बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन तब भी इसमें काफ़ी फैक्चुअल पार्ट है। आप फैक्चुअल पार्ट को इग्नोर करके पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको रटना पड़ेगा। इधर रटो या छोड़ दो इस पेपर को, मतलब मत इसके चक्कर में पढ़ो। अगर आपको रटना अनकंफर्टेबल लगता है तो आपको रटना पड़ेगा, कुछ तो रटना पड़ेगा ही। ठीक है, क्वेश्चन 66 इन्वायरमेंट का इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटर? फीशल मैटर, यूरिन, सी डोमेस्टिक वेस्ट, डी पेस्टिसाइड। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? ए मल पदार्थ, बी मूत्र, सी घरेलू अपशिष्ट, डी कीटनाशक। अब देखो फीशल मैटर तो आपको पता ही है, लैट्रिन वगैरह की बात हो रही है इसमें, मल की, तो ये तो आपका मैन्योर बन जाता है। अगर सड़ेगा, खेत में लोग जाते ही हैं, तो वो ऐसा कुछ पोल्यूटर नहीं है। और बायोडिग्रेडेबल तो डेफिनेटली वो है। भाई बायोडिग्रेडेबल आपका, जैसे हमने सुना है बचपन से, प्लास्टिक नहीं है। वो शक्तिमान के एक एपिसोड में भी था, मुझे याद है कि प्लास्टिक का एक उन्होंने विलन दिखाया था, उसको आप जला दो, गैसियस फॉर्म में कर दो, जला के फ्रोज करके सॉलिड फॉर्म में कर दो, मेल्ट कर दो लिक्विड फॉर्म में, वो किसी भी फॉर्म में आपका पोल्यूटेंट ही रहेगा और वो कई सौ साल चलता है। मतलब मुझे ये भी जान के थोड़ा सरप्राइज होता है कि मतलब ओशियंस में डीप डीप पार्ट में जहाँ इंसान नहीं पहुँच पाए, जानवर बहुत कम है, मतलब डीपेस्ट आपका मरियाना ट्रेंच है, शायद 11-12 किलोमीटर डीप है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर, उससे ज़्यादा इसकी गहराई है मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन। तो ऐसे ऐसे गहरी जगह में भी प्लास्टिक पड़ी हुई है। अब जैसे मान लो कोई शिप से जा रहा है, नाव से जा रहा है, उसने प्लास्टिक फेंक दी, अब वो नीचे अपना 10-11 किलोमीटर, 8 किलोमीटर जहाँ भी समुद्र की सतह उसको मिली, सतह नहीं सॉरी मतलब बेस मिला, वहाँ पे वो बैठ गए। वहाँ पे उतना सड़ना तो है नहीं। केला होता, केले का छिलका होता, फल होता, कोई जानवर खा लेता, सड़ जाता, प्लास्टिक तो सड़ना नहीं है। तो और एक मुझे डीडीटी याद आता है, ये एक ऐसा पोल्यूटेंट था, फर्टिलाइजर, जो बहुत न्यूज़ में रहता था कि ये आपने छिड़का पेड़ों पे, पेड़ वेड़ में गया, पेड़ से किसी बह गया, मान लो पानी के थ्रू, बारिश आई, बाढ़ आई, पानी के थ्रू बह के समुद्र में आया, समुद्र में जानवरों ने मतलब फिश ने खा लिया, उसके थ्रू इंसान में भी आ जाता था। और प्लास्टिक का भी ऐसे क्या तो था टर्म, माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन क्या तो था, कि नैनो प्लास्टिक था, कुछ तो था कि प्लास्टिक के माइनर माइनर नैनो पार्टिकल्स हम भी कंज्यूम कर ले रहे जाने अनजाने। बहरहाल बैक टू द क्वेश्चन, नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटर, फीशल मैटर है बायोडिग्रेडेबल, यूरिन भी है और डोमेस्टिक वेस्ट भी है। ये डोमेस्टिक वेस्ट मतलब यही कूड़ा कचरा, प्लास्टिक हटा दीजिए, मतलब केले का छिलका है, बचा हुआ खाना है, सब्जी का छिलका है, ये सब है। पेस्टिसाइड आपके नहीं है बायोडिग्रेडेबल। फिर है आपका क्वेश्चन 67, पॉलिटी का मॉडरेट से टफ क्वेश्चन है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस विद 120 मेंबर वॉज क्रिएटेड? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स की व्यवस्था की गई थी? ये एक्ट ऑफ 1919 है। मॉडरेट से टफ क्वेश्चन है, मतलब ऐसा इजी वाला तो नहीं कहेंगे कि जैसे ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, किस एक्ट के थ्रू हुआ, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, या मान लो डायरकी कब आई, ये सब तो चलो आपको आने चाहिए, इजी से मॉडरेट क्वेश्चन है। बट ये चैम्बर ऑफ प्रिंस वाला मॉडरेट से टफ ही कहेंगे, कोई बहुत फ्रीक्वेंटली आज तो क्वेश्चन नहीं है। अब बहुत मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक था कि पुणे पैक्ट टाइप से या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप से। मतलब ठीक है, आता तो अच्छा है, नहीं आता तो भी ठीक है, क्या कर सकते हैं। बहरहाल आंसर इसका एक्ट ऑफ 1919 है, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते थे। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेगू सेक्रेटरी थे, चेम्सफोर्ड वाइसरॉय थे। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मतलब ये एक्ट ऑफ 1919 में क्या क्या हुआ था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसमें था कि नहीं था, और था तो किस कम्युनिटी को दिया गया था, डायरकी इसमें आया था कि नहीं, और आया था तो सेंटर के लिए आया था कि स्टेट के लिए आया था, ये मुझे बताइएगा। क्वेश्चन 68 हिस्ट्री का, मतलब
वर्ल्ड हिस्ट्री तो मुझे जितना लग रहा है कि आपका सिलेबस में है नहीं, प्री के PCS के। तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है। बट अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा हुआ है मेंस के पर्सपेक्टिव से, भाई प्रीलिम्स के पहले भी आदमी मेंस का काफ़ी सिलेबस तैयार कर लेता है, उस हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री से आप इसको कर सकते थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से करने बैठेंगे तो ये होना बहुत मुश्किल है आपसे। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो भी आपने सिलेबस पढ़ रखा है, जो भी आपने रेफरेंस बुक पढ़ रखी है, उस रिसोर्स के बेसिस पे तो मुझे नहीं लगता ये होगा। मुझे ये कैसे आता था, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये पढ़ा था कि कौन सी जगह कौन सी कॉलोनीज थी, मतलब स्पेन ने किस साउथ एशियंस कंट्री को या किस कंट्री को कॉलोनी बना रखा था, पोर्चुगीज़ ने किसको बना रखा था, ब्रिटेन ने किसको बना रखा था। तो मैं तो उस हिसाब से करा था और मुझे सही लगा, आ गया मेरा आंसर। ठीक है। टू whom does the credit goes for the development of coconut and sugarcane agriculture in Philippines? ऑप्शन ए स्पेनिश एंड अमेरिकन, ऑप्शन बी होलैंडर्स, ऑप्शन सी ब्रिटिशर्स, ऑप्शन डी फ्रेंच। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? स्पेन एवं अमेरिका वासियों को, बी हॉलैंड वासियों को, सी ब्रिटेन वासियों को, डी फ्रांस वासियों को। तो ये अगर आपको पढ़ा हुआ है मेंस के पर्सपेक्टिव से कि स्पेन या अमेरिका फिलीपींस को कॉलोनी बनाए हुए थे, तो आप बता देंगे कि भाई जब फिलीपींस स्पेन या अमेरिका की कॉलोनी थी तो भाई वहाँ पे कोकोनट और शुगर केन भी उन्होंने ही शुरू करा होगा। भाई ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, कोकोनट एंड शुगर केन। तो भाई इंडिया में प्लांटेशन क्रॉप जैसे आपका टी का है केरल में, असम में, या और भी कोई प्लांटेशन क्रॉप है, जूट की होगी वेस्ट बंगाल में शायद, मतलब जूट का मैं श्योर नहीं होगी शायद, टी का तो मैं श्योर हूँ। तो प्लांटेशन क्रॉप तो वैसे भी जो कॉलोनी बनाते थे कंट्रीज, वो मतलब मार्केट बेनिफिट के हिसाब से करते थे कि बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा, हम अपने यहाँ बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। तो प्लांटेशन कॉलोनी कंट्रीज ने शुरू करा था, मतलब अपनी कॉलोनी कंट्री में शुरू करते थे कॉलोनियल रूलर्स। तो स्पेन और अमेरिका, भाई स्पेन ने अमेरिका पे कब्जा किया था, स्पेन ही रूल करता था अमेरिका पे, और वो मान लो फिलीपींस में फिर आया तो उन्होंने ही शुरू करा होगा ना। कोई भी प्लांटेशन होता, मुझे तो याद नहीं था कोकोनट है कि शुगर केन है, बट कोई भी प्लांटेशन दिया होता फिलीपींस में तो मैं तो अपनी समझ से उसी कंट्री को मारता जो कंट्री वहाँ रूल करती थी। ठीक है। क्वेश्चन 69 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टफ क्वेश्चन है ये, राजीव अय्यर में 1-2 लाइन्स दी हुई हैं इसकी। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट? मतंगिनी हजरा, बी कनकलता बरुआ, सी शांति घोष, डी अरुणा असफ अली। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ए मातंगिनी हाजरा, बी कनकलता बरुआ, सी शांति घोष, डी अरुणा असफ अली। अब देखो ये रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इन बंगाल का टॉपिक है वैसे, मतलब वैसे तो वहाँ पे लीड में थे आपके मास्टर दा, इन्होंने वहाँ पे चित्तगोंग आर्मरी रेड को लीड किया था, जिसके तहत इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ दिन के लिए डिक्लेयर कर दी थी। इनके साथ कल्पना दत्त थी। लेकिन जब हम बंगाल का रेवोल्यूशनरी टेररिज्म फेज 2 पढ़ते हैं CDM के टाइम का, तो एक नाम और वहाँ पे आता है शांति घोष का। बंगाल आर्म्ड रेवोल्यूशन में बहुत आगे था। जो अनुशीलन समिति खुली थी, पहली रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का बेस ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं आप, प्राइमरी या सबसे पहला वो वहीं था बंगाल में मेन। तो उसके बाद मुझे लगता है पंजाब यूपी वाले सर्कल में था ये हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी एक्ट, ये HRA हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन एंड HSRA जब उसको बनाया गया। ये तो पंजाब यूपी बिहार में था, पंजाब यूपी दिल्ली साइड में। लेकिन हाँ, शांति घोष थी वहाँ पे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस ऐसा क्या लिखा है, आर्म्ड रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल एज अ स्कूल गर्ल शॉट डेड DM 1931 में। वहाँ पे और एक और थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसने भी पॉइंट ब्लैंक पे मारा था किसी को अवार्ड लेते समय। तो शांति घोष आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं थी। मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम थी भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट भी तो 30-31 के टाइम चल रहा था, लेकिन ये उससे जुड़ी नहीं थी, ये आर्म्ड रेवोल्यूशन में जुड़ी थी उसी टाइम पे। क्वेश्चन 70 ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है।
मॉडरेट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सम्मिलित नहीं है? मॉन्टेवीडियो उरुग्वे, डी रॉटरडैम नीदरलैंड, सी इगारका चाइना, डी जकार्ता इंडोनेशिया। अब देखो यहाँ पे बी एंड डी एलिमिनेट तो कर सकते हो, ये तो आपको आना ही चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस में अगर आप दे रहे हो ISPCS कि रॉटरडैम इज अ पोर्ट इन नीदरलैंड, और इंडोनेशिया का तो कैपिटल भी जकार्ता ही है मुझे जितना लग रहा है, तो इंडोनेशिया में जकार्ता, नीदरलैंड में रॉटरडैम, ये तो आपको पता होना ही था। अब बचे दो ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक आपको निकालना है। तो इगारका चाइना, मतलब ये मुझे पढ़ने में भी चाइनीज नेम लग नहीं रहा है, हो सकता है होता, बट अब मुझे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर एक भी एलिमिनेट होता तो भी मैं करता, और तो करना भी चाहिए स्टैटिस्टिकली भी। अगर आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, आपको 3 में से एक मारना है, तब भी आप फायदे में ही हो, और 2 एलिमिनेट कर लियो तो कोई चांस है ही नहीं इसको छोड़ने का। तो इगारका चाइना मुझे पढ़ने में चाइनीज नाम नहीं लग रहा था, मुझे लगा ये ठीक है और यही आंसर है भी। वैसे मतलब ऐसा नहीं कि ये अप्रोच मेरी हमेशा काम करती है, बट इट प्रूव्स मी मोर हार्मफुल, इट डज मी मोर बेनिफिट देन हार्म। तो मॉडरेट है ये आपका, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 71 करंट अफेयर्स का, इजी टू मॉडरेट है, कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। विद रेफरेंस टू द SCO फिल्म फेस्टिवल 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? 1. The SCO Film Festival is being held during India's presidency of the Shanghai Cooperation Organization. SCO Film Festival will showcase the films from the SCO countries. Select the correct answer using the code given below. A. Neither 1 nor 2. B. Only 1. C. Both 1 and 2. D. Only 2. अब देखो ये करंट अफेयर्स में भी था, अभी इंडिया ने शंघाई कोऑपरेशन किया है, SCO शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है शायद, मुझे लग रहा है। इंडिया की मेंबरशिप भी इसमें शायद 3-4 साल पहले ही एंड हुई है, पाकिस्तान भी है मुझे लग रहा है इसका मेंबर। तो ये आपने करंट में भी पढ़ा ही होगा, नहीं तो जेनरिक से स्टेटमेंट है, इज बीइंग हेल्ड ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये भी लग रहा है, ठीक लग रहा है सुनने में। SCO फिल्म फेस्टिवल विल शोकेस द फिल्म फ्रॉम द SCO कंट्रीज, तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 है। क्वेश्चन 72 ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मॉडरेट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक कंट्रीज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट को यहाँ हाईलाइट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सम्मिलित नहीं है? ओनेगा कनाडा, बी बैकाल रूस, सी माराकाइबो वेनेजुएला, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखो बैकाल रशिया तो आपको पता होना चाहिए, ये शायद डीपेस्ट लेक है भी वर्ल्ड का, तो ये तो इसकी गहराई किस देश में है, सैलीन है कि फ्रेश वाटर है, ये पता होना चाहिए। मिशिगन भी स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों मतलब कॉमन से है, ये मुझे लगे चलो थोड़े से उतने कॉमन नहीं है ये, तो बहरहाल इसका आंसर ये है ओनेगा कनाडा। भाई मैंने तो गूगल ही करा इसको, ये 2 ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर देता कि ये सही सम्मिलित हैं। Who has written the book From Dependence to Self Reliance? करंट अफेयर्स का बुक का इजी क्वेश्चन है ये, 2022 की पब्लिश्ड बुक है यार। अब जब आप पढ़ते हैं तो पिछले 6-8 महीने का भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो कितनी इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं, 10-15 बुक्स अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आपका क्वेश्चन उसमें से फंस जाना चाहिए। भाई बुक्स तो पिछले 8 महीने में आपकी हो सकता है हज़ारों आए, लेकिन जो भी मैगजीन आपको देती है बुक्स, आप 10-15 बुक्स अगर पढ़ ले रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर ईयर के PCS के पेपर के लिए, तो उसमें से आ जाएगा 90% चांस है आपकी बुक, अगर बुक आती है तो। मतलब 15 साल पुरानी बुक अनलेस अनटिल न्यूज़ में नहीं थी, वो नहीं पूछेंगे। तो इसके आपके ऑथर है बिमल जालान, ये RBI के गवर्नर थे, एक्स गवर्नर हैं। क्वेश्चन 74 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 1. The Supreme Court has the power to issue writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, which is appropriate for the enforcement of fundamental right. Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the powers given to Supreme Court. Which of the following above mentioned statements are correct? Select the correct answer from the quotes given below.
अब हिंदी में भी इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए कि नीचे उच्चतम न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध अधिकार, पृच्छा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उसे रिट का प्रयोग कर सकती है। 2, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से उत्तर सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए केवल 2, कूट बी केवल 1, कूट सी ना तो 1 ना ही 2, कूट डी 1 और 2 दोनों। अब देखो यार, ये वाला तो बहुत इजी है, ये तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए भाई। लक्ष्मीकांत के फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में दिया है, आर्टिकल 32 में आता है, जिसको B.R. अम्बेडकर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भाई देखो, ये भी एक आपको पता होना चाहिए, इस साल के पेपर में तो नहीं था लेकिन ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को भी बहुत लोग मानते हैं मोस्टली, लेकिन B.R. अम्बेडकर आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट है। भाई अगर फंडामेंटल राइट्स आपने दे दिए और वो प्रिवेल नहीं कर पा रहे, एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, उसको जुडिशरी तो खैर क्या, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर मतलब ये ब्यूरोक्रेसी मंत्री उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे प्रॉपर, या नहीं उसके लॉ आए हैं, तो फंडामेंटल राइट का पर्पज ही क्या हुआ? वो तो फिर नल एंड वाइड हो गया, मतलब यूजलेस ही हो गया। तो B.R. अम्बेडकर इसलिए आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे क्योंकि यही फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसमें 5 रिट्स होती हैं, मतलब इसका क्या रहता है कि आप फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए whenever your fundamental rights are getting violated, मतलब इसमें ये भी एक कंडीशन थी कि आपको लग रहा है वायलेट होंगे तो आप नहीं इसको यूज़ कर सकते। अगर आपको ऐसा एहसास हुआ कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग थ्रू हाई कोर्ट। अदरवाइज आपको हाई कोर्ट में, इसके अलावा जनरली कोई भी केस होता है तो आपको हिरार्की फॉलो करनी होती है कि आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। बट इस केस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए व्हेनेवर योर फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड। और सुप्रीम कोर्ट इसमें 5 तरीके के रिट्स इशू कर सकता है। हेबियस कॉर्पस लेके आओ, मैंडेमस काम कर लो, प्रोहिबिशन रोकने के लिए, सर्टियोरी किसने सर्टिफाई किया, और क्यों वारंटो किसके वारंट से आप इस ऑफिस में बैठे। तो बहरहाल जो ऑप्शन 2 है इसका, ये थोड़ा सा सोचने वाला था। पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन द पावर्स गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। भाई पार्लियामेंट तो लॉ बना ही सकता है, पार्लियामेंट का तो काम लॉ बनाना है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में भाई आपका कुछ ऐसा कॉन्ट्राडिक्टी ना हो रहा फंडामेंटल राइट से, DPSP से, ऐसा कुछ, तो पार्लियामेंट लॉ बना ही सकता है। भाई बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपका नहीं डिस्टर्ब हो रहा है तो पार्लियामेंट बना ही सकता है। तो ये भी लग रहा है ठीक है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट, मतलब पार्लियामेंट अपने पावर द्वारा, और मतलब कोई लॉ बनाएगी, लेजिस्लेशन लाएगी किसी कोर्ट को उसके जुरिस्डिक्शन एरिया में, मतलब जैसे हाई कोर्ट है तो उसका जुरिस्डिक्शन एरिया वो स्टेट है, या अगर एक से ज़्यादा स्टेट के लिए बना है तो जिस एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए है वो उसका जुरिस्डिक्शन हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट उसका वो एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है, जुरिस्डिक्शन एरिया है। तो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन ला के किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकती है अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में वो पावर करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। 75 भाई ये इकोनॉमिक्स का, बजट का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन ही कहेंगे भाई इसको। भाई ये ऐसे आंकड़े याद होना इतना आसान काम तो है नहीं। भैया हो रहा है जिसको, बहुत अच्छी बात है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये इतना आसान काम नहीं है। तो बहरहाल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टोटल आउटले इन द यूनियन बजट 2023-24? इंटरेस्ट पेमेंट 20%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 18%, डिफेंस 8%, सब्सिडीज 9%। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, रक्षा व्यय 8%, सब्सिडी 9%। तो इसका आंसर है डी, सब्सिडी 9%। ये सही नहीं है।
अब कितना है ये आप भी गूगल कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, तो देख सकते हैं। बहरहाल मैंने गूगल किया था तो ये था आंसर। जो परसेंट था वो मुझे अब याद नहीं, मैंने लिखा भी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 76 करंट अफेयर्स का है, पर्सन इन न्यूज से, इजी से मॉडरेट क्वेश्चन है। Who among the following has been named as the Prime Minister of New Zealand in January 2023? निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? जैकिंडा आर्डन, सिंडी कीरो, कैरमेल सेपुलोनी, क्रिस हिपकिंस। तो इसका आंसर है क्रिस हिपकिंस। मतलब ये न्यूज़ में था, जनवरी 2023 की न्यूज़ है, 4-5 महीने पुरानी, तो आपको आना चाहिए भाई। न्यूजीलैंड ठीक ठाक देश भी है, कोई बहुत छोटा देश भी नहीं है भाई। रूस का प्रधानमंत्री होता, यूएस का होता, यूके का होता तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूजीलैंड भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, और प्रधानमंत्री तो भाई सबसे बड़ी पोस्ट है वहाँ की। द एक्वेटिक प्लांट, ये क्वेश्चन 77 अब देखेंगे, बायो फर्टिलाइजर से है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। The aquatic plant commonly used as biofertilizer in the waterlogged rice field is A. Wolfia, B. Trappa, C. Azolla, D. Lemna। जली पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है, वही ऑप्शन है भाई। ये प्रॉपर नाउन है तो क्या ही नाम चेंज होगा भाई। वोल्फिया को हिंदी में भी वोल्फिया कहोगे, ट्रैपा को ट्रैपा कहोगे, अजोला को अजोला कहोगे, लेमा को लेमना ही कहोगे। तो ये इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, मैंने खुद घटना चक्र में कई बार इसको पढ़ा था। मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली एजोला से, इनडायरेक्टली एजोला से, हर तरीके से इसके सवाल आए हुए हैं। बायो फर्टिलाइजर चैप्टर में घटना चक्र के, आंसर इसका एजोला है भाई। बायो फर्टिलाइजर आपके कैसे थे? मेरे समझ से बैक्टीरिया होते थे कुछ, फिर आपके मतलब 3 कैटेगरी थी, मुझे याद आ रहा है, बहरहाल है उसी चैप्टर से ये। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 78, इकोनॉमिक्स का टफ क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सब्जेक्टिव पॉवर्टी, फंक्शनल पॉवर्टी। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। A only 3 and 4, B only 1, 2 and 3, C only 1 and 2, D only 1 and 4। निम्नलिखित में से कौन सा से निर्धनता का के प्रकार है? 1 पूर्ण परम निर्धनता, B 2 सापेक्ष निर्धनता, C 3 व्यक्ति परक निर्धनता, 4 प्रकार्यात्मक निर्धनता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। A केवल 3 व 4, B केवल 1, 2 एवं 3, C केवल 1 और 2, D केवल 1 एवं 4। भाई ये टफ क्वेश्चन है डेफिनेटली। बहरहाल इसका आंसर C है, ओनली 1 and 2। अब यार ये डुएबल मेरे समझ से तो नहीं है, आप कुछ वहाँ पे लॉजिक लगा के इसे निकाल ले जाओ तो ठीक है। अब कितने टाइप की पॉवर्टी है आप रटे हुए हो तो अच्छी चीज़ है, मेरे को तो टफ लगा ये। क्वेश्चन 79 केमिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ नोबल गैस? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, एक्टिनियम। अब यार ये जो मैं कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ, इजी है, ये टफ है, ये इजी है, ये इजी से मॉडरेट है, यार ये मैं अपनी समझ और सूझबूझ से कर रहा हूँ भाई। मेरे समझ से ज़्यादातर लोगों के लिए ये लागू होना चाहिए मेरा कैटेगराइजेशन। हो सकता है कई लोगों के लिए ना भी हो, और हो सकता है किसी किसी केस में मेरा ये एस्टिमेशन ज़्यादातर लोगों के लिए ना भी लागू हो, बट मुझे ऐसा लगा क्योंकि भाई देखो एक ये फैक्टर मुझे यहाँ लग रहा है भाई, मैं अपने हिसाब से देखूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने हिसाब से सोच के ये बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जितना भाई, मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ तो मुझे 9th-10th में कभी मैंने रटे थे ये नोबल गैस कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो भाई मुझे ये याद है। भाई जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है या साइंस के स्टूडेंट था तो साइंस में रुचि नहीं थी या उसने रटा नहीं, उसको हो सकता है बहुत टफ लगता हो। मुझे सीसेट बहुत आसान लगता है, मैथ तो पीसीएस का मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो सीसेट पेपर होता है पीसीएस का, मैंने जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आईटी ऑफिसर, क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई आईटी ऑफिसर, एसएससी सीजीएल, आईएएस पीसीएस, मुझे पीसीएस के सीसेट से इजी क्वांट इंग्लिश रीजनिंग कहीं नहीं मिली, इवन बैंक क्लर्क के पेपर में नहीं मिली।
उससे छोटा एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं भाई। सबसे छोटा एग्ज़ाम मैंने एक बार अपना ग्रेजुएशन के बाद दिया था, IBPS क्लर्क। उसके बाद मैंने ग्रुप B या A ही दिए हैं। क्लर्क मुझे लगता है टेक्निकली तो ग्रुप C वो लोग नहीं लिखते हैं, बट ग्रुप C के ही आसपास का है वो। तो ये मुझे ईजी लगा क्योंकि मुझे ये रटे हुए हैं, किसी किसी को ये नहीं भी लगेगा। अब मुझे वो फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं, कौन मरा, कहाँ मरा। अब जैसे मतलब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि DRDO का चेयरमैन कौन बना है, मुझे पर्सनली इस नॉलेज की कोई यूटिलिटी भी नहीं लगती है भाई। मैं ये जान के कि DRDO का कौन है अभी चेयरमैन, मुझे क्या होगा। मान लो मैं PCS की टॉप पोस्ट है SDM या DSP, मैं उसमें नियुक्त हो भी जाता हूँ, मुझे इस नॉलेज का कुछ बेनिफिट मुझे दिखता नहीं है। हाँ, अब DRDO ने कितना % बजट डिफेंस ने खाया, या DRDO ने कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करी, DRDO की लॉन्च सैटेलाइट से, DRDO तो चलो लॉन्च नहीं करता होगा, नासा करता है, DRDO से हमारे डिफेंस सिस्टम को क्या बेनिफिट मिल रहा है, इंडिया कितना सिक्योर है, किस बॉर्डर पे DRDO का कौन सा डेवलप्ड मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब तो मुझे लगता है कि आपको डिसीजन मेकिंग में काम आएगा। तो पर्सनली मुझे ये चीज़ें याद करना ईजी लगता है, मतलब वो मेरे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो मैं मोस्टली मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ कैटेगराइजेशन, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको ध्यान में रख के बोलूँ, लेकिन ये एग्जैक्टली मेरा कैटेगराइजेशन और मेरा अप्रोच सबको लागू होगा ऐसा श्योर नहीं है। हो सकता है किसी किसी को ना भी समझ आए मेरा ये अप्रोच। तो बहरहाल यहाँ पे एक्टिनियम नहीं है, नॉट बताना था। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, भाई ये वो गैसेज होती हैं जिसके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, मतलब जिसमें मतलब वो सैचुरेशन पे रहता है आखिरी में, ये SPDF अगर आप पढ़े होंगे पता नहीं, मतलब इनका रिएक्शन टेंडेंसी बहुत कम रहती है, मतलब ये पैसिव ही रहते हैं। क्वेश्चन 80 बायोलॉजी का इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स आया है, ग्लैंड चैप्टर ऑफ घटना चक्र से है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? A एल्डोस्टेरोन, B एड्रेनलिन, C इंसुलिन, D ग्लूकाजन। अब देखो एड्रेनलिन आपका फाइट और फ्लाइट हार्मोन होता है। जैसे जब आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस होता है, एक्सट्रीम डर लगता है, घबराहट होती है, तो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। एड्रेनलिन पंप आपने सुना होगा शायद, जैसे जब आपको बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत नर्वसनेस है, तो एड्रेनलिन पंप होता है वो। इसका आंसर बहरहाल यहाँ पे इंसुलिन है। ये तो बहुत ही मतलब कॉमन, आपने सुना भी होगा, आजकल इतने शुगर के पेशेंट होते हैं तो उनमें यही प्रॉब्लम होती है कि पैनक्रियाज आपका शुगर को सिक्रीट करता है, इंसुलिन को, सॉरी। अगर पैनक्रियाज गड़बड़ है, सही सिक्रीट नहीं कर रहा है, तो वो इंसुलिन सही सिक्रीट नहीं होगी तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम अगले वीडियो में आएंगे इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। और आपके लिए, आपको अगर मुझे कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।